हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये एक शोर मचा हुआ है कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ, मेरे नंबर इंक्रीज कैसे हुए, मेरे डिक्रीज कैसे हुए। तो सारी क्वेरीज का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बनी रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट उसके बाद भी बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की बिल्कुल 100% कोशिश करूँगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टाइम अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना, वो वाला फंडा आपको पता है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, वो सब कुछ कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हम अगर बात करेंगे तो वो थे 8,775, यानी कि 8,775 वैकेंसीज। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो इतने 8,500 के आसपास वैकेंसीज थी। ठीक है, अगर हम टोटल अप्लाइड की बात करेंगे तो 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे थे और 3 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में अपियर हुए। ठीक है, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वैकेंसीज आई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज एंड यूटी वाइज। मतलब कहने का सिंपल है, डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिवीजन कैडर, यानी कि J&K में कितने डिवीजन है, 2 डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू डिवीजन, एंड यूटी कैडर पर भी वैकेंसीज आई थी। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए इसका ये समझना। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, अदरवाइज मैं व्यूवर्स के लिए वीडियो को नहीं बनाता। ओके, तो एग्ज़ाम का लेवल अगर हम देखेंगे वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करेंगे तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा, बट प्रोवाइडेड कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आएगी और नेक्स्ट टाइम आइंदा आपको कोई भी कट ऑफ की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो पहले मैं बात करता हूं कि कुछ बच्चों के, मुझे नहीं पता है सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि मेरे सर 6 मार्क्स डिक्रीज हुए, 5 मार्क्स कम है मेरे। ठीक है, आधों ने मुझे OMR भी दिखाई थी, तो मुझे पता चला कि उनके 3-4 नंबर कम हुए हैं और कुछ कुछ बच्चों के ज़्यादा हुए हैं। लेकिन अब जिसके ज़्यादा हुए हैं, इंक्रीमेंट मिला है मार्क्स का, तो वो कोई एडमिट खास कोई करता नहीं है कि मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा अगर सच्ची में हुआ होगा, अगर ऐसा एग्जैक्टली हुआ है ना, तो मैं कहूँगा ये है नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट। हालांकि मैं इस पर पूरा नहीं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि नॉर्मलाइजेशन इन्होंने करी है कि नहीं करी है, लेकिन ये क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन। अब आपको पता है एग्जाम 3 शिफ्ट्स में हुआ था और जो लास्ट वाली शिफ्ट थी वो बहुत हार्ड थी। हालांकि मैंने एनालिसिस तीनों शिफ्ट्स का करवाया था। मैथ्स का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस करवाया था, फेसबुक पर भी वो पोस्ट मैंने डाली थी। ठीक है, लेकिन जो आखिरी शिफ्ट थी वो थोड़ी हार्ड थी एज कम्पेयर टू पहली वाली 2 शिफ्ट्स। ठीक है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फंडा हो सकता है। अब जिसकी शिफ्ट इजी थी उसके कम हुए, जिसकी शिफ्ट हार्ड थी उसके बढ़ गए या उतने ही रहे। ठीक है, तो ये हो गई ये बात, इस सवाल का जवाब। तो मैं कहता हूं, गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं, जैसा आपको इस वक्त कट ऑफ दिख रहा है, कट ऑफ उससे भी बहुत कम जाएगा, कट ऑफ उससे भी बहुत कम चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है कड़वी सच्चाई, ग्रेजुएट्स एंड अबो नॉट एलिजिबल, टिक कर लो अभी से। ठीक है, ये एलिजिबल नहीं है, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा था मिनिमम 10th एंड मैक्सिमम 12th। अब बोलोगे सर वहां पे तो ये तो क्लियर नहीं लिखा था ना कि ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल, ये तो हमें लाइन देखने को नहीं मिली। तो बेटा जब आपने ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डाली तो क्या आपका फॉर्म सबमिट हुआ? फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, वहां पे झूठ लिखना पड़ता था कि मेरी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है या मैं 12th से कम पढ़ा हूं। ठीक है, आई बात समझ? यानी कि वहां पे झूठ बोलना पड़ता था कि मैं अंडर ग्रेजुएट हूं। क्लियर? इतना कुछ भी कर लो, ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन है तो बुरी बात। ठीक है, ये तो एक पुनिशमेंट हो गई ना ज्यादा पढ़ाई करने वालों बच्चों के साथ। ठीक है, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल क्यों नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो अब मिल रहा है उसके साथ जीना सीखो। ठीक है, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कुछ बच्चों ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाली थी, जैसे कि उनकी फैमिली में, जैसे कि उनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो उन्होंने फॉर्म जब सबमिट किया, एप्लीकेशन फॉर्म जब उन्होंने सबमिट किया क्लास 4th एग्जाम के लिए, तो उन्होंने वहां पे शो नहीं किया कि हमारी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है।
या और भी आधे केसेस थे, जैसे कि डाइवोर्स वुमेन था, वो ऑर्फन था, या और डेली वेजर्स थे, उनका भी फंडा आप इसमें शामिल कर सकते हो कि बच्चों ने, कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट करी थी, कुछ स्टूडेंट्स ने, सारों ने नहीं, लेकिन कट ऑफ पर तो असर पड़ना है। ठीक है। पेपर डिफिकल्टी लेवल, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर डिफिकल्टी लेवल, ये प्रिपरेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एस्पिरेंट्स बिफोर एग्जाम एंड अनएक्सपेक्टेड पेपर, ये एक ही पॉइंट है। ठीक है। खोल के मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे कोई बात स्किप ना हो माइंड से। ठीक है। चलो जी, पहला हम बात करेंगे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल डिफिकल्ट था। ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि पेपर आसान था। ठीक है। डिफिकल्ट क्यों था मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक मिनट मुझे पहले पॉज दे दो। देखो गाइस, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। जब हम लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है, अब स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, ठीक है, सपोज मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो मैंने फॉर्म भरा। ओके। तो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि ये क्लास फोर्थ का एग्जाम है, इसका तो लेवल ज्यादा वो हाई फाई स्टैंडर्ड वाला लेवल नहीं होगा। ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन मैंने एक लिमिट डाल दी अपनी पढ़ाई पर कि मुझे यहाँ तक प्रिपेयर करना है, लेकिन एग्जाम जब हुआ तो पता कुछ और चला। ठीक है। वो आपको पता होगा। और जो टीचर्स थे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना। ठीक है। आई एम नो वन टू क्रिटिसाइज एनीवन। तो बट ये सच्चाई है, दिस इज बिटर ट्रुथ, कि टीचर्स भी इसी चीज में लगे हुए थे कि ये क्लास फोर्थ का एग्जाम है, हमें एसएससी एग्जाम थोड़ी देना है, हमें जेएंड के बैंक का एग्जाम, कैट लेवल का एग्जाम, जेड लेवल, मेट लेवल का एग्जाम थोड़ी देना है, ये तो सिंपल सा क्लास फोर्थ का एग्जाम है। तो उन्होंने उसी लेवल को दिमाग में रखकर बच्चों को प्रिपेयर करवाया। चाहे आप यूट्यूब की बात करो या अदर मतलब जो एप्लीकेशंस थे या ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग जो भी थी, वहां पे यही फंडा चला। ओके। और क्यों ना हो, बच्चों का माइंड सेट भी यही था, हम क्लास फोर्थ एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पे ह्यूज वैकेंसी 8,500 है। ठीक है। तो बच्चों ने भी 100% नहीं दे दिया। तो पेपर जब आया तो वो अनएक्सपेक्टेड पेपर था। हालांकि जो बच्चे एसएससी फील्ड से थे, जो बच्चे रेलवे फील्ड से थे, जो बच्चे बैंक एग्जाम्स के बच्चे थे, उन्होंने इस क्वेश्चन का बेड़ा गर्क कर दिया। इस क्वेश्चन पेपर का आधे ही घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। मैं जानता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को। ठीक है। मैं खुद एसएससी का मतलब स्टूडेंट रह चुका, एस्पिरेंट था मैं। ठीक है। क्लियर भी किया हुआ है, तो मुझे पता है। मैंने मैथ्स का एनालिसिस भी करवाया था, तीनों शिफ्ट्स का। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैं रीजनिंग का भी करवाता। तो तब मेरी यूट्यूब चैनल नहीं थी, मैं यूट्यूब पे करवाता असल में। खैर छोड़ो वो बात। जो पेपर था वो लॉजिकल था, ट्रिकी था। ठीक है। तो जिन्होंने उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ा होगा, उस हिसाब से तैयारी करी होगी, उनके लिए पेपर तो आसान था। लेकिन क्या मैक्सिमम पॉपुलेशन है यहाँ पे स्टूडेंट्स की कश्मीर में, क्या वो एसएससी के लिए पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। वो बाहर वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ते नहीं है। तो उन्होंने उस तरीके से तैयारी नहीं करी थी। टीचर भी वैसे ही थे, जो टीचर कोई पढ़ाता था तो वो बोलता था, भाई साहब आप एक काम करो, कंपाउंड इंटरेस्ट के 20 फार्मूलाज रट लो। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के 40 फार्मूला से वो याद कर लो। तो अच्छी तरीके से मतलब गाइडेंस नहीं मिली स्टूडेंट्स को, दिस इज बिटर ट्रुथ। ठीक है। और स्टूडेंट्स भी ऐसे थे, उनको पता ही नहीं था मतलब ये सिलेबस क्या है, ये मैथ्स है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ठीक है। तो तैयारी भी राइट डायरेक्शन में नहीं हुई बच्चों की। ठीक है। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स थे वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, लेकिन अगेन बात वहीं पे आती है कि उन टीचर्स के जहन में भी यही था कि दिस इज क्लास फोर्थ एग्जाम, दिस इज नॉट एसएससी सीजीएल। ओके। बट जब पेपर आया तो बिलीव मी, आप यकीन नहीं करोगे, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स का था। अब एसएससी तो बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है, एमटीएस जो 10th लेवल एग्जाम होता है, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, फिर होता है एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसी तरह फिर होता है सीजीएल, एसएससी सीजीएल कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसको आप मिनी आईएएस भी कहते हो। इसी तरह एसएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स करता है। एसएससी जीडी होता है, एसएससी मतलब वो पुलिस का होता है, सीपीओ का होता है, स्टेनोग्राफर का होता है। बहुत सारे एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट करवाता है हर साल। तो मोर और लेस क्वेश्चंस वहीं से लिए गए थे। खासकर अगर मैं बात करूँगा क्वांट्स की, जिसको आप मैथ बोलते हो, रीजनिंग की, ठीक है, या मैं बात करूँगा इंग्लिश की, तो वहीं से क्वेश्चंस आए हुए थे। बट अगेन मसला ये है, फंडा ये है कि बच्चे एसएससी के हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। ओके। वो अपना वो जेके एसएसबी का अंदाज लिए चले थे। ओके।
तो धोखा हुआ बच्चों के साथ। मैं धोखा नहीं कहता बल्कि एक मतलब अपनी गलती भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लिया है, इसको मैंने एनालाइज किया है, इसका मैंने कट ऑफ निकाला है। आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपैरिजन करना, ठीक है, रिलेट करके चलना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक रफ आइडिया हो जाएगा, और आपको आइंदा कभी कोई डाउट नहीं बचेगा कि कट ऑफ कितना होगा। बस आज के बाद यूट्यूब बंद कर लो, कट ऑफ देखना बंद करो, ठीक है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ 99% ऐसा ही होगा, बाकी आपकी मर्जी। ओके, चलो। अगर मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर के अगर हम बात करेंगे तो 116। ओपन मेरिट मैंने निकाला जस्ट इसका 50%, ठीक है, वो कितना है 58 पोस्ट्स फॉर ओपन मेरिट, ठीक है। ओपन मेरिट के लिए 58 पोस्ट्स थे। तो जब मेरे सामने ये मेरिट लिस्ट आ गया, ठीक है, जब मैंने देखा, ठीक है, ये हो गया पहला बच्चा, ये हो गया दूसरा, ठीक है, दिस इज टॉपर, दिस इज सेकंड रैंक होल्डर, दिस इज थर्ड रैंक होल्डर, ठीक है। तो जब मैंने लिस्ट आया तो मैंने काउंट किया ऊपर से, ठीक है, 58 मैंने टोटल काउंट किए, कितने 58। और जो मुझे कट ऑफ पता चला ना, तो वो था 58 के अराउंड 58 पर कट ऑफ रुक गई, ठीक है। क्या, लेकिन क्या मैं इसको एक्चुअल कट ऑफ मान सकता हूं? बिल्कुल नहीं मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ वजह है, कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, कि कट ऑफ लगभग 15 पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो बेटा, मैं आपको बताऊंगा। एक है नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एट टॉप। ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन से ज्यादा बच्चे, ग्रेजुएशन से ज्यादा पढ़े हुए बच्चे टॉप पर बैठे हुए हैं, तो वो कितने हैं? वो कितने, अगर मैं बताऊंगा अभी क्वालिफाइड लिस्ट की अगर हम बात करेंगे ना, तो इतने बड़े लिस्ट में भी जो 90% क्राउड है ना, 90% स्टूडेंट से बेटा वो ग्रेजुएट एंड अबोव वाले हैं। उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से भी ज्यादा है। ग्रेजुएशन तो मिनिमम है, लेकिन ग्रेजुएशन से ज्यादा है। कुछ लोग पीएचडी करे हुए हैं, कुछ लोग बीएड एमएड वगैरह वगैरह वो सारी डिग्रीज रखे हुए हैं उनके पास, ठीक है। तो ये हो गया एक फंडा। तो उनको कल जाके बाहर निकालेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वहां पे तो खाली और खाली किन को जाना है? 10th पास एंड 12th पास, यानी कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स रिजर्व है। ओके, तो प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स। देखो जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का लेंगे मेरिट लिस्ट, ठीक है, दिस इज पहला रैंक होल्डर, सेकंड रैंक होल्डर एंड दिस इज थर्ड रैंक होल्डर। अब सपोज ये जम्मू से बिलोंग करता है, ये उधमपुर से बिलोंग करता है, अब ये गांधरबल से बिलोंग करता है। ये गांधरबल वाला तो वहीं पे रहेगी क्योंकि कॉमन सेंस से इसने गांधरबल की प्रेफरेंस डाली होगी, तो इसकी जॉब तो लगनी है गांधरबल में। तो लेकिन क्या जम्मू वाली की गांधरबल में लग सकती है? उधमपुर वाले बच्चे की गांधरबल में लगेगी जॉब? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स डाले होंगे ना, तो उनकी जॉब वहां पे लगेगी। और यहाँ तो सीट रिजर्व रहेगी और उसमें नीचे मेरिट वाले बच्चे चढ़ जाएंगे। तो ये भी एक मतलब लॉजिक है कि कट ऑफ नीचे जाएगा, कट ऑफ नीचे जा सकती है। ओके, तीसरा पॉइंट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आपको पता है बच्चों के घर में कोई एम्प्लॉय था, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कल जाके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो कट गए वो 5 नंबर, ठीक है। तो इसी तरह अब खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है बट डेली वेजर्स है या अदर कुछ क्राइटेरिया रखा गया था जिनके कुछ पॉइंट्स मिलते थे, बोनस पॉइंट्स मिलते थे एग्जाम में, ठीक है, वो डिडक्ट हो जाएगी तो कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे चली जाएगी। ये होगी 3 पॉइंट्स। अब कोई कहेगा कि मतलब ग्रेजुएट्स एलिजिबल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली था। हालांकि 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 मुझे हमदर्दी है ग्रेजुएट्स के साथ या ग्रेजुएशन से ज़्यादा जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनके साथ, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि पढ़ाई में कितना मतलब इंसान को वो चला जाता है दिमाग। और आज के इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव मतलब एरा में बहुत मतलब झेलना पड़ता है इंसान को, ठीक है। कंपटीशन मतलब पीक पे चढ़ा हुआ है। एसएससी की अगर आप बात करोगे ना, कोई सोचता होगा मैं एसएससी की तरफ चले जाओगे, तो बेटा सोच समझ के जाना, 3 या 4 साल प्रोसेस कंप्लीट होता है, 3 या 4 सालों में, और 30 से 35 लाख तो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हर जगह पे कंपटीशन है। मैं एसएससी का नहीं कहता, यूपीएससी कहीं पर भी जाओ कंपटीशन है, ठीक है। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएट्स को बोला आप एलिजिबल नहीं हो, और एक मतलब फेक एक्सक्यूज बताया, एक मतलब वो बेवकूफ़ाना बात कही कि मतलब ये एक ग्रेजुएट, एक पीजी होल्डर जॉब के साथ कल जाके जस्टिस नहीं करेगा, क्लास 4th की पोस्ट पर रहेगा। भाई क्यों नहीं करेगा?
अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी है, एसडीएम है, तहसीलदार है, क्या वो जस्टिस कर रहे हैं 100%? 100% कोई नहीं करता है। लेकिन आज का बेरोजगार, अगर आपके पास कोई पीएचडी पढ़ा लिखा है, वो बेकार है, वो कुछ नहीं करता है, तो वो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो तो प्रेफर करेगा ना क्लास फोर्थ की नौकरी को, चलो 15,000 सही, लेकिन उसको तो वो सोर्स ऑफ इनकम तो मिल जाएगा ना। तो इनजस्टिस हुआ, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है, ग्रेजुएट एंड एबो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो बात। ओके, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बनाई है वो इस तरह से है कि 15 पॉइंट्स कट ऑफ कम चली जाएगी। जो आप सपोज आप बारामूला में हो, बारामूला में रहते हो और बारामूला डिस्ट्रिक्ट की है सपोज वैकेंसी 200, अब पता है 200 का 50% 100 के आसपास किसकी ओपन मेरिट की होगी। तो आप क्या करो, इस डिस्ट्रिक्ट में 100 टॉप वाले बच्चे गिन के आ जाओ, और जो 100वीं रैंक पर बच्चा होगा ना, उसके देखो पॉइंट्स कितने हैं। अब उसके पॉइंट सपोज 60 होंगे, तो ये होगी मेरिट वाली कट ऑफ, जो ओपन में सॉरी जो आपको मेरिट लिस्ट, कट ऑफ एज पर मेरिट लिस्ट। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब आप निकालोगे ना, तो आप इस 60 को माइनस करो 15, तो 45 कट ऑफ चली जाएगी। आई बात समझ? आप अपने अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ निकाल सकते हो। ओके, तो अगर मैं गांधरबल की बात करूंगा तो 45 के आसपास +- 2 हो सकता है, तो आरपी के 42 के आसपास +- 2, और फिर आप SC ST का खुद देख लो, कोई मसला नहीं है। और अगर मैं डिवीजन एंड यूटी कैडर की बात करूंगा तो उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि बच्चों ने प्रेफरेंस किसको दी है, पहले डिस्ट्रिक्ट अपने अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, और फिर दी है अपने अपने रेस्पेक्टिव डिविजन्स में प्रेफरेंस डाली हुई है, और लास्ट में आता है यूटी। तो मतलब जिसको जो डिस्ट्रिक्ट में फेल हुआ ना, जो डिस्ट्रिक्ट में मेरिट लिस्ट में नहीं आया, उसकी चांसेस बनते हैं फिर डिवीजन में जाने की, और जो यहाँ पर भी नहीं आया उसके चांसेस फिर यूटी में जाने की। जो फिर यहाँ पर भी फॉल नहीं हुआ तो वो समझ लो रेस से बाहर हो गया। आई बात समझ? चलो जी, ये होगी ये बात। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने क्या कहा था कि सही अप्रोच के साथ बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी। बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूं कि नहीं करी, ठीक है। जिन बच्चों के पास अच्छा अप्रोच था ना पढ़ाई का, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आप देख सकते हो किसी के 70 है, किसी के 80 है। ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करी, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है उन्होंने सारे पेड कोर्सेज खरीदे होंगे, ठीक है, टीचर्स के वो मतलब जेबी बड़े बड़ी होगी, ऐसा फंडा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस उनको एक राइट डायरेक्शन मिली, उनकी किस्मत अच्छी थी, या मैं कहूँगा उन वो एक्सपीरियंसड थे, या उनको वो लोग मिले जो एक्सपीरियंसड थे। ऐसा ही कुछ समझ लो कि उनको गाइडेंस अच्छी मिली, उन्होंने राइट ट्रैक पे जाके राइट डायरेक्शन में उन्होंने अपने प्रिपरेशन को मतलब लेके चले। ओके, तो ये फंडा है। तो मैं अक्सर कहता था होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो भाई मुझे एक बात कहो, अगर पेपर इजी आना था तो वो सबके लिए आना था ना, ठीक है। मैं भी मान के चलता था पेपर इजी आएगा, हर कोई 80 अटेम्प्ट कर लेगा आसानी के साथ। लेकिन अगर हर कोई 80 कर लेता, 80 क्वेश्चंस, वैसा ही पेपर आता जैसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, तो क्या 80 पे सिलेक्शन श्योर था? नहीं था। तब सिलेक्शन बाकी 20 क्वेश्चंस पे था, ठीक है। तब सिलेक्शन मैटर करता था आगे जो हार्ड 20 क्वेश्चंस थे उन पे, ठीक है। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता था वहां पे। तो इसलिए मैंने उनको उस दिन कहा था, बच्चे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे वो मटेरियल ले लिया था एसएससी का जो था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कहा बस आपको यहाँ से एक एज मिल सकती है, मतलब आप जो आपने पढ़ा है वो तो ठीक है, ठीक है, आप नॉर्मली बहुत अच्छा स्कोर करोगे, 60-70 मार्क्स तो आपको वहां से आएगी। लेकिन बेटा अगर आपको यहाँ से 6 से 7 नंबर आते तो आपको एक एज मिल जाएगी, आप मेरिट लिस्ट में आ गया होगे, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा था, 4 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले थे, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 8,000 वैकेंसीज थी, 8,500, लेकिन बच्चे भी तो थे ना, कितने थे 4 लाख, ठीक है। तो आप अगर सीरियस मान लो, खाली 50,000 ही बच्चों को आप सीरियस मान लो, तब भी देखो कंपटीशन कितना है, ठीक है। तो मैंने उस दिन कहा था, उन दिनों मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मैंने कहा था बेटा होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आपको अगर मुझसे ये मटेरियल चाहिए तो ले सकते हो। हालांकि मैंने स्टार्ट में कुछ मतलब पैसे के लिए भी मटेरियल दिया था, ठीक है। वो मैंने क्यों दिया था वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। लेकिन ऐसा ह्यूज अमाउंट मैंने कोई कलेक्ट नहीं किया, ना मैंने कोई गाड़ी खरीदी उस अमाउंट से, ठीक है।
लेकिन बच्चों को हेल्प मिली। मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ कि बच्चों ने जैसे ही एग्ज़ाम दे दिया, मैंने भी हालांकि उनको एक क्वेश्चंस का, हर एक पेपर का, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करवाया था। ठीक है, आपको एज इट इज़ फेसबुक पे मिल जाएगी वो क्वेश्चंस, किस तरह से मैंने विद इन सेकंड्स वो क्वेश्चंस अप्रोच, शॉर्टकट अप्रोच से करवाए थे, वन बाय वन। ठीक है, तो बच्चों के मैसेज आने लगे, कॉल्स आने लगे कि सर आपका मटेरियल कमाल कर गया, सारा पेपर तो वहीं से आ गया था। ठीक है, आपको यकीन नहीं आएगा, मटेरियल लिया था 20 के 20 क्वेश्चन फंस रहे थे मटेरियल से। और जिस बच्चे की लक अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी, उसने बस खाली 10 दिन वो मटेरियल पढ़ा, समझा, वो तो क्लास नोट्स थे, ऐसा एज सच कोई बुक नहीं थी, क्लास नोट्स थे, बिल्कुल स्मूथ वे में प्रिपेयर किए थे। ठीक है, उन्होंने 10 दिन पढ़ा, 15 दिन दे दिए, तो क्या हुआ, मैथ्स के कुछ 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए, फिर रीजनिंग के भी 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए, एक भी क्वेश्चन उससे आउट नहीं आया था। लेकिन वो मेरे लिए भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग था, क्योंकि मैं भी नहीं समझता था कि मतलब इतना लेवल पेपर का चला जाएगा। हालांकि अगेन मैं ये नहीं कहता कि पेपर हार्ड लेवल था, मैं कहता हूं बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से, बच्चों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पेपर का लेवल जो था वो बिल्कुल हार्ड था। ठीक है, तो अगेन अगर आप में से बच्चे आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो बेटा मेहरबानी करो, ठीक है, अपना 100% दे दो। और मेरी एक बात याद रखो, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। 100% देकर अगर आपको एग्जाम नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका एग्जाम 20 नंबर से या 30 नंबर से रह जाता है ना, तब मैं आपको कहूंगा कि आपको इट कर सकते हो, आपका गिव अप करना अच्छा है। ठीक है, आपके अंदर टैलेंट अल्लाह ताला ने रखा होगा, आपको इससे अच्छा मिल सकता है ज़िंदगी में, प्रोवाइडेड कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करो, आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पर काम करो। ओके, तो लेकिन जब आप 100% दोगे ना, तो बेटा मुझे पता है, पूरा श्योर शॉट में कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन डन है। ठीक है, तो ये हो गई ये बात। और जो वो मोटिवेशन स्पीकर कुछ आते, कुछ टीचर्स भी कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। चलो जी, मान लो नेवर गिव अप, मैं एक क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, गली क्रिकेट ही सही, लेकिन खेलता हूँ। क्या मैं इस एज में विराट कोहली जैसा बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। हाँ, मेरा एक टाइम था, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले मैं विराट बन सकता था, लेकिन मैं इस वक्त नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भाई मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं नहीं बनूंगा। ठीक है, तो खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेवर गिव अप में आपको तब कहूंगा जब आप अपना 100% देकर कुछ ही मार्जिन से गिर जाते हो, तो उस केस में मैं आपको कहूंगा, हाँ बेटा, आपने आगे एग्जाम्स में आपको 2 साल हो गए प्रिपेयर करते हुए, 1 साल आपको प्रिपेयर करता हुआ चला आया है, तो आपको आने वाले एग्जाम्स में एक एज मिल सकता है, ताकि क्योंकि आपको तो पहले ही से पढ़ा हुआ है आधा, यानी कि आधी रेस तो आपने क्वालिफाई करी हुई है पहले से। ठीक है, तो उस सिनारियो में आप कर सकते हो। तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, मुझे पता है आप बच्चे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 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 प्रोवाइडेड के खुद को पहले पहचानो। ओके, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो मेरी वीडियोस को, और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहिए। कोई भी डाउट पूछ लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आंसर करने की कोशिश करूँगा वहाँ पे। ठीक है, तो अगेन मैं कहता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सितारों से जहाँ और भी है, आपको हिम्मत रखनी चाहिए, आपको हौसला रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे आपके सामने, वो आपको कहेंगे आपसे तो क्लास 4th एग्जाम भी नहीं निकला, गोली मारो उनको, दफा करो वो सब। ठीक है, ये एक जिंदगी का, वो कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं लाइफ में, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये जॉब वॉब जो है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई इसको ज्यादा सर पे चढ़ने मत दो, बस आप अपना बेस्ट दे दो, इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स भी है, जॉब्स भी है, आप अपना 100% दे दो, मुझे यकीन है आप कर सकते हो। और अगर आपका 100% देकर, जिस दिन आप 100% दे दोगे ना, बीमार नहीं हुए, कोई एक्सक्यूज नहीं बचा, 100% आपने दे दिया, फिर भी अगर आप 20 मार्क्स से गिर रहे हो ना, 10 से 20 मार्क्स से आपका एग्जाम रह जाता है, तो उस केस में आप क्विट कर सकते हो, गिव अप कर सकते हो।
ठीक है। तो अदरवाइज मैं आपको एक भी बहाना गिव अप करने के लिए नहीं दे रहा हूं। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन ऑन इट स्पीक, तो आपको वर्स्ट एंड वर्स्ट सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो ये होगी ये बातें। तो मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ। कोई डाउट आपको रहता है तो मुझसे ज़रूर पूछना। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।